हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं सौरभ गुप्ता, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में अपना सिलेक्शन लिया है इस साल। और सबसे पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो जी मच। जी, सौरभ, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। और थैंक यू। आज हम लोग जानेंगे कि सौरभ की क्या स्ट्रैटेजी रही आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। क्या क्या मतलब फेज वन के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, फेज टू के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे चैनल पे सौरभ गुप्ता का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच और फॉर कैसे हो गुड सौरभ आप? इंट्रोडक्शन। आई एम टोटली फाइन सर। आप लोग कैसे हैं सब? ठीक है। सौरभ, कुछ अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बेसिकली मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज आई हैव डन माय बीकॉम फ्रॉम 50 सेक्टर कॉलेज एंड पोस्ट दैट आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स आल्सो इन कॉमर्स। वो इसी साल कंप्लीट हुई है 2022 में इटसेल्फ। जी सो या दैट इज द जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि यस सर। जी। और जैसे कि आपने आरबीआई ग्रेड बी, आप आरबीआई ग्रेड बी का कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तीन अच्छा साल के लिए। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स इटसेल्फ फॉर द 3 इयर्स। बट उस दौरान मैंने दो बार आरबीआई का भी पेपर दिया था, अटेम्प्ट दिया था, बट दैट वाज नॉट लाइक फुली प्रिपेयर्ड फॉर द आरबीआई इटसेल्फ। जी क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी तो आई वाज गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स अलोंगसाइड दैट आल्सो। बट दैट वाज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर मी। सो 2021 के अक्टूबर में आई डिसाइडेड आफ्टर माय यूपीएससी प्रीलिम्स, थर्ड प्रीलिम्स, कि नहीं, अब से अगर किसी पे फोकस करना है तो यू शुड बी डेडिकेटेड एनफ कि सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस रखो एंड उसी की प्रिपरेशन बेटर अच्छे तरीके से करो। तो अक्टूबर 2021 से मैंने स्टार्ट किया था डेडिकेटेडली आरबीआई की प्रिपरेशन। जी। सौरभ, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप 3 साल तक, उसके बाद फिर आपने 2 साल इसमें लगाया और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। तो यस सर। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूपीएससी में जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, उससे कितना फायदा आपको मिला आरबीआई ग्रेड बी को मतलब क्लियर क्लियर करने के लिए? ये सर आई टोटली बिलीव कि बहुत फायदा मिलता है, बट एक मिथ भी बनी हुई है कि जो यूपीएससी से ही आते हैं उनका ही क्लियर होता है। फर्स्ट ऑफ जी ऑल, जो भी लोग देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू क्लियर कि ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड बिना कोई यूपीएससी बैकग्राउंड के भी क्लियर हुआ है। सेकेंडली सर, इफ आई कम टू द क्वेश्चन कि हाँ यूपीएससी से क्या फायदा हुआ है, मल्टीपल बेनिफिट्स डेफिनेटली होते हैं, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर सकता बिल्कुल भी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सर, यू आर यूज टू लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग और स्टडिंग ऑन दैट पेस, वो बनाना इजी रहता है, फिर कंटिन्यू करना इजी रहता है। सेकेंडली सर, यूपीएससी इज लाइक अ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी होता है यूपीएससी में, सो उसकी प्रिपरेशन के थ्रू आप आरबीआई के जो फेज टू में डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इन दैट मैनर थोड़ा सा हेल्प रहता है। बट दीज आर सम थिंग्स दैट कैन बी वेरी इजीली ओवरकम, तो इतना कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता, अपर एज नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी वालों को अपर एज होता है, वैसा कुछ नहीं है। जी। और अगर हम लोग सब्जेक्ट के बात करें तो सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी में आपको मतलब हेल्प मिला उससे? सर फर्स्टली माय ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। तो जी उसमें मैनेजमेंट की थ्योरीज वगैरह मैंने काफी पढ़ी हुई थी। तो जी इसमें भी जो फेज टू में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का टॉपिक होता है, तो जी उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रेप्लिकेटेड एनफ, तो मुझे मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया पहले से ही था। जी कुछ दो तीन न्यू चीजें थी हार्डली दैट वर लाइक इजिली कवर्ड अप। सेकेंडली सर, ईएसआई का जो टॉपिक होता है वो भी काफी हद तक सोशल इश्यूज जो होता है हमारा यूपीएससी में, जी उससे बहुत रेलिवेंट रहता है, क्योंकि मोर और लेस सेम टॉपिक्स ही होते हैं अगर आप सिलेबस देखें तो। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एंड सोशल राइट्स वगैरह हो गया, वो जी सब हमारे यूपीएससी में भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट जीएस के सब्जेक्ट्स में, एंड दैट इज सिमिलर इन द फेज टू एज वेल। तो वहां पे भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत हेल्प रहती है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस रहता है एंड फैक्ट्स जी एंड फिगर्स पे। यूपीएससी इज मोर ऑफ लाइक एनालिटिकल सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा वहाँ पे अप्रोच चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एंड थर्डली सर, इकोनॉमिक्स का है डेफिनेटली फायदा, बट आरबीआई में आज से कि थोड़ी सी डीप में इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है तुम्हें एज कम्पेयर टू यूपीएससी। तो बट ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रहता है, तो यू आर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू थिंग्स, ऐसा नहीं होता कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। जी। चलिए, मतलब पहले से मतलब एक बना हुआ रहता है कि आप, ऐसा नहीं है कि नया चीज पढ़ रहे हो आप, कुछ मतलब हम्म। देखा हुआ रहता है कि हाँ जी, कहीं ना कहीं तो एक बार देखा ही है मैंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगर हम लोग बात करें फेज वन की, फेज वन में जैसे यस सर। रीजनिंग होगी, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश हो गया, क्वांट होगी, उसके बाद यस आपका सर। यस जनरल सर। अवेयरनेस है, ठीक है। तो उन यस सब सर। की अलग अलग अगर हम लोग बात करें कि किस टाइप से आपकी स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि ये आपका यूपीएससी से नहीं मिलता, यूपीएससी में सीसेट है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन वो बिल्कुल। भी थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म। तो आपने उसके लिए क्या हम्म। स्ट्रैटेजी बनाई? सर फर्स्टली बेसिक बेसिक चीज इसकी पहले हमें फेज वन में पता होना चाहिए कि क्या किस इंपॉर्टेंस का है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ यार हमें सब कुछ बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, द मेन गोल शुड बी टू क्लियर द कट ऑफ। अब आई हैव सीन द स्टूडेंट्स हु हैव द एक्चुअल कट ऑफ वाज 66 और 67 के अराउंड दिस जी ईयर।
but जी। there were students who were scoring 120 as well, which जी। is considered like very high. I जी। admit कि हाँ बहुत अच्छी बात है, but the primary aim I think should be to clear the cutoff comfortably enough. तो बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि यार हमारा मेन फोकस इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन, नॉट टू जस्ट कि हाँ मैं क्वांट्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ या जीए में बहुत एक्सपर्ट हूँ, दैट डज नॉट हेल्प इन द रियल लाइफ। जी। तो अगर हम फिर उस हिसाब, हाँ जी। जी, फेज वन में तो आपका मतलब कट ऑफ यही क्लियर करना पड़ता है। ये सर फेज वन इज बेसिकली जस्ट क्लियर करना पड़ता है उसका कट ऑफ, चाहे अगर आपके 66 कट ऑफ है तो 67 है तो भी हम्म। यू आर क्लियरिंग, अगर आपके 120 है तो भी यू आर क्लियरिंग। बिल्कुल। So that is the main prospect. Now coming to the detailed strategies, है, अगर हम देखें GA consists of the bulk of the phase one, ठीक है, 80 questions होते हैं जी। and that is approximately like 40% of the paper. जी। So if such a weightage is of a particular subject, उसको तो बहुत टाइम देना ही देना पड़ेगा तुम्हें, जी। and you cannot compare the GA of RBI with the GA of UPSC because IBPS pattern थोड़ा different होता है, थोड़ा factual ज्यादा रहता है. So जी। you have to go through multiple revisions of the any source that you are picking up. Please pick just one or two sources, not more than that. Please be very specific about that because मेरे साथ भी हुआ ऐसा यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी और आरबीआई में भी कई कई बार होता है कि यार हाँ द फियर ऑफ मिसिंग आउट कम्स इन, एंड उसमें भी टेंड टू डाइवर्ट टू डिफरेंट सोर्सेज कि हाँ यार ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, बट प्लीज ट्रस्ट योर सोर्सेज एंड जस्ट स्टिक टू वन और टू सोर्सेज एट द मैक्स, दैट इज मोर देन इनफ। उसमें 80 मार्क्स का रहता है तो सर डेफिनेटली आपको जितना ज्यादा रिवाइज कर सकेंगे और जितने ज्यादा डिफरेंट मॉक टेस्ट दे सकेंगे जीए पर्टिकुलरली के, वो आपको हेल्प करेगा रिवाइज रिटेन करने में। एंड सेकेंडली सर उसके बाद आता है रीजनिंग, आई विल गो द वेटेज वाइज क्योंकि उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना आई थिंक सो थोड़ा सा जी। कंफर्टेबल रहता है। रीजनिंग के सर 60 क्वेश्चंस होते हैं 45 मिनट्स के लिए आई बिलीव, एंड 30% मार्क्स रहते हैं उसमें। तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि रीजनिंग अगर हम आईबीपीएस के एग्जाम्स के देखें से हिसाब से देखें तो उसी पैटर्न्स पे रहती है, बट आईबीपीएस मेंस के पैटर्न पे रहती है। तो रीजनिंग में यू कैन चूज द पजल्स आल्सो इफ यू कैन अटेम्प्ट वन और टू पजल्स, एंड देन देयर आर मिसलेनियस सेगमेंट एज वेल लाइक स्लॉग्स हो गया अपना, हम्म। एंड डाटा वगैरह से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्शन डिस्टेंस होता है एंड इन्फरेंसेस वगैरह होते हैं। दीज आर सम ऑफ द मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसके थ्रू आप अपने सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं एंड एज वेल एज स्कोर भी अपना ठीक कर सकते हैं उसमें। सेकंड थर्ड कम्स द इंग्लिश पार्ट। आई बिलीव सर मेरी इंग्लिश डिसेंट थी, नॉट आई विल से कि आई एम लाइक अ शेक्सपियर और समथिंग, बट यस इट वाज अ डिसेंट थिंग बिकॉज मैं थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ, एंड आई वुड सजेस्ट एस्पिरेंट्स एज वेल कि एक न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें, नेशनल न्यूज़पेपर, ताकि यू गेट अ होल्ड ऑफ द थिंग्स एज वेल, बिकॉज क्या होता है कि हम मैगजीन्स में लगे रह जाते हैं, we tend to miss out the very important things as well which are going on in the national news that can be helpful for the descriptive as well. वो चीजें मैगजीन्स नहीं कवर करती कई कई बार। जी। सो वो चीज आपको न्यूज़पेपर से आती है, न्यूज़पेपर से आपको आर्टिकुलेशन आता है, कैसे चीजों को आर्टिकुलेट करना है, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट एज वेल। तो इंग्लिश का आई थिंक सो वहां से सॉर्ट आउट हो जाता है, एंड प्लस आप मॉक्स लगाएं इंग्लिश में एंड राइट डाउन वट एवर यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, जैसे अगर कोई वोकैबलरी के वर्ड्स आ रहे हैं, कोई एडियम्स आ रहे हैं, कोई आपको एरर डिटेक्शन में न्यू कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं, आई यूज टू मेक अपना शीट्स पे लिख लेता था कि क्या जी। क्या सेगमेंट सेगमेंट वाइज, ताकि उसको रिवाइज करने में भी आसान रहता है, एंड यू दैट हेल्प्स अप ऐड योर वोकैबलरी एज वेल। Last, sir, I come to the quant part. That is seriously the most fearing and difficult part for me as well. आज अभी भी मुझे बहुत difficult लगता है quant, जी। but that is a personal preference as well because थोड़ा सा maths से I was not very much comfortable with the numbers itself. But ये है कि सर पहले जितने अपने basics clear रहेंगे उसके बाद we can move to the advanced level. What we tend to do is कि हाँ अब एक हमने notion बना लिया कि मान लो SBI PO का मेंस है तो वो जी। बहुत हार्ड है, तो हम सीधा ही हार्ड पे जंप करने की कोशिश करते हैं। I've seen a lot of aspirants do this thing एंड इन द ग्रुप्स एज वेल, बहुत ग्रुप्स होते हैं उसमें सिर्फ हार्ड हार्ड क्वेश्चंस की, बट हमें अपने पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको रिवाइज करते रहो, मॉक्स लगाते रहो। मॉक्स आर द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस क्वांट एंड रीजनिंग आई बिलीव। बाकी तो वैसे पूरा फेज वन ही जितने आप मॉक्स लगाएं उतना कम है क्योंकि उतनी आपको हेल्प मिलती है इन द रियल एग्जामिनेशन। एंड वन थिंग particularly that I suggest in phase one is like जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद इस बार 2 महीने थे, वैसे यूजली एक मंथ रहता है, जी। तो जी। बट ग्रुप्स में पता चल जाता है कि किस टाइम के अराउंड नोटिफिकेशन आएगी, दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बट जी। अकॉर्डिंगली आप मॉक्स भी अपने उसी टाइम फ्रेम के स्लॉट के अंदर लगाएं। जैसे मेरा पेपर था आई बिलीव 10 से 12 के स्लॉट के बीच में, सो जी। मैंने अपने जितने भी मॉक्स अटेम्प्ट किए थे सुबह आई वुड मेक श्योर कि मैं 10 बजे बैठ जाता था और 12 बजे ही अपना मॉक कंप्लीट करके उठता था, चाहे बीच में कुछ मर्जी हो जाए। अपना मॉक पूरे उसी डेडिकेशन से दीजिए जिसमें आपने रियल एग्जामिनेशन देना है, बिकॉज नथिंग कैन मैच दैट लेवल ऑफ फोकस एंड दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन जो आपका रियल पेपर में रिक्वायर्ड होगा। प्लीज ऐसा मत करिए कि बीच में उठ के पॉज हो जाते हैं मॉक्स, आई नो,
बट उसमें मॉक को पॉज कर लिया और कहीं यहाँ वहां देख रहे हैं, या आई हैव सीन पीपल जो कि जीए में स्कोर करने के लिए नेट से कॉपी कर लेते हैं। रियल एग्जामिनेशन में दैट इज नॉट वेरी यूजफुल, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ एक लीडर बोर्ड पे आने के लिए नहीं दिखना, यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। जी So बिल्कुल। that was more of it, sir, for the for phase one part. चलिए मैं एक मतलब क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने जीए के बारे में बात बताया कि 40% कवर करता है ये। तो इसको क्या बिल्कुल आप बिल्कुल। मतलब कुछ डिवाइड करना पड़ता है कि मान लो कि स्टैटिक पार्ट हो गया, फिर करंट वाला पार्ट हो गया, हम्म फिर जनरल हम्म अवेयरनेस के बैंकिंग वाला पार्ट हो गया, फाइनेंस वाला पार्ट हो गया, तो हम्म कि क्या इस हम्म। टाइप में कुछ मतलब डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब करना चाहिए? सर इफ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट आरबीआई, देखो कुछ चीजें होती है जो आरबीआई के फेज वन के जीए में भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक द ऑफिशियल रिपोर्ट्स इटसेल्फ, जो आरबीआई की रिपोर्ट्स आती हैं जी और जो गवर्नमेंट का बजट आता है, गवर्नमेंट का सर्वेज आते हैं। जी बिकॉज मैंने बाकी आईबीपीएस के एग्जाम्स भी दिए हैं, जी उसमें फेज वन में तो यूजुअली नहीं होता जीए पार्ट, जी फेज टू में ही आता है, एंड दैट इज ऑल्सो लाइक मोर ऑफ अ सिमिलर थिंग। हम्म, इसमें थोड़ा सा यू कैन सेग्रीगेट, बट स्टैटिक वाला बहुत ज्यादा नहीं आता। हम्म, बट करंट पे जितनी ज्यादा सेग्रीगेशन होती हैं, जो यूजुअली बेसिक सेग्रीगेशन होती है, लाइक नेशनल न्यूज, डिफेंस न्यूज होगी अपनी, एंड स्पोर्ट्स से बहुत न्यूज आती हैं डेफिनेटली, एंड एनी अदर रिसेंट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई अपनी, जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि आई रिमेंबर 3-4 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हुए थे कि अपॉइंटमेंट ये किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, हम्म, आई बिलीव इन द फेज वन इटसेल्फ। तो उस तरह से सेग्रीगेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आई हैड यूज्ड टू मेक एन एक्सेल शीट एज वेल, ऑनलाइन ही गूगल शीट बना लेता था मैं। उस पर क्या करता था कि जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लो किसी भी इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड अपॉइंट हुए, बस जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लिया और साथ में उसके हेड का नाम लिख लिया, जी बस इतना इतना एक ब्रीफ नोट रहेगा, तो एटलीस्ट वी विल बी एबल टू स्ट्राइक इट इन द एग्जाम कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन में या कुछ हेल्प जरूर मिलती है उस चीज से। वो एक एक्सेल शीट आप बना लेंगे, 3-4 चीजों की आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। एक तो कमिटीज की होगी, अपनी एक्सेल शीट बना लीजिए, जी क्योंकि सेबी बहुत सारी कमिटीज अपॉइंट करता है, आरबीआई बहुत सारी कमिटीज अपॉइंट करता है, और भी यूजुअल डे टू डे पार्लेंस में अपॉइंट होती रहती है कमिटीज, तो उसकी एक एक्सेल शीट बना लीजिए अपने गूगल पे, एंड कीप ऑन रेफरिंग इट अगेन एंड अगेन। सेकेंडली, एक डेली अपॉइंटमेंट्स की बना लीजिए। स्टैटिक में पहले जरूर आता था कि जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, तो मैंने एक टू बी ऑन सेफर साइड बना ली थी एक स्टैटिक की लिस्ट, बट इस साल नहीं पूछा था। बट यू नेवर नो इफ द ट्रेंड कम्स, तो आप एक एक दो मार्क्स से लूज आउट नहीं करना चाहते कि हाँ यार ये तो बिल्कुल बेसिक स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन थी, आई शुड बी नोइंग दिस थिंग। एंड सिमिलरली एक और मैंने स्टैटिक शीट जरूर बनाई थी कि फॉरेन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट हो रहे हैं, कि प्रेसिडेंट्स कौन अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली यूके के अपॉइंट हुए हैं। जी सो बिल्कुल। वैसे वैसे कॉन्टिन्यूसली आई केप्ट ऑन अपडेटिंग माय एक्सेल शीट एज वेल, ताकि मुझे पता भी रहे क्या अपडेशंस हो रही हैं। और जैसे ही मैं अपडेट करता था तो पिछली भी एक बार पढ़ लेता था फटाफट से कि क्या क्या है, तो दैट एक्टेड एज अ रिविजन प्रोसेस। तो मेक योर ओन एक्सेल शीट्स इन दिस मैनर, जिस जिस चीज की आपको लगता है कि आपको हाँ ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है। बिकॉज देयर इज अ थिंग कि वो ये सभी पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया, किस कंट्री, किस इंडिया को जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में दिया, किस पर्पज के लिए दिया, उस चीज की भी आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। बिकॉज दिस थिंग टेक्स, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, मेरा भी बहुत टाइम लगता था इसमें। बट इन द एंड व्हेन यू लुक एट द होल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ना, इट बिकम्स वेरी सॉर्टेड फॉर यू। यू डोंट हैव टू रेफर मल्टीपल पेजेस, 100 पेजेस की बुकलेट्स आती हैं, यू यू डू नॉट हैव टू रेफर देयर, और तुम कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहोगे उसको तो वो याद जरूर रहेगा आपको। तो दिस थिंग आई कैन डेफिनेटली से कि हेल्प्स अ लॉट। जी इसी में आपका स्टैटिक भी कवर हो जाता है, इसी में आपका करंट भी कवर हो ही जाता है। जी। और अगर हम लोग बात करें फेज टू एग्जाम की, तो फेज टू एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन, किस टाइप से स्ट्रेटेजी थी? सर बेसिकली हमें पहले देखना पड़ेगा कि फेज टू में 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स जी के ईच पेपर बिल्कुल। हैं। हम्म, मेजर वेटेज डिस्क्रिप्टिव की है 200 मार्क्स की, उसमें 50 मार्क्स एफएम का है डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स ईएसआई का है, और 100 मार्क्स एसए का ही डिस्क्रिप्टिव है। तो हमें एक बेसिक क्लियर मैप रोड मैप सॉर्ट होगा कि हाँ यार डिस्क्रिप्टिव इज द मेक और ब्रेक थिंग, कि ये क्लियर, ये मेरा स्ट्रांग रहेगा एटलीस्ट, और मेरे को बेसिक पॉइंटर्स ठीक रहेंगे, तो आई कैन स्कोर गुड इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सेकंड कम्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो हमारा एमसीक्यू पार्ट होते हैं, जिसमें वो 50-50 मार्क्स के ईएसआई और एफएम में होते हैं। सो अब इसमें यहाँ पे मुझे यूपीएससी से हेल्प इस प्रोसेस से मिली कि हाँ मुझे आंसर राइटिंग आती थी थोड़ी करनी, में आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ टेस्ट फॉर यूपीएससी एज वेल। तो उसको बस कीबोर्ड पर टाइप करना होता था, तो यू कैन स्ट्रक्चर इट इन दैट मैनर। फर्स्टली डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा रहता है कि बेसिक जो हमारा वो होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में,
उसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन कैन मीन एनी मैनर, लाइक यू कैन गिव अ डेफिनेशन अबाउट समथिंग, यू कैन गिव अ करंट न्यूज अबाउट समथिंग कि हाँ दिस क्वेश्चन हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस. तो द एग्जामिनर ऑल्सो नोज कि हाँ यू आर गेटिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द थिंग. दैट पुट्स अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन कि हाँ ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, एंड ही विल बी गेटिंग इन द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. मेरे आई बिलीव एक या दो क्वेश्चंस थे ऐसे ईएसआई के पेपर में भी, जिसमें आई स्टार्टेड विद दिस अप्रोच ओनली. बट दिस अप्रोच कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल. ऐसा नहीं कि तुम बस पेपर में बैठोगे कि हाँ मैं ये करके आ जाऊंगा, वो नहीं आएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गई हमारी, एंड जी सेकंड कम्स द बॉडी पार्ट. बॉडी में यूजुअली आई रेकमेंड कि राइट इन पॉइंट्स इटसेल्फ, बिकॉज पॉइंट से एक वॉल्यूम भी आ जाता है आंसर में कि हाँ यू कैन एलाबोरेट अ बिट ऑफ द पॉइंट इटसेल्फ, और हेडिंग भी अच्छी आ जाती है. बट कंप्यूटर में होता है तो यू कैन नॉट प्रेजेंट इट इन अ वेरी प्रेजेंटेबल मैनर, जैसे हम यूपीएससी में कर सकते हैं कि लाइक ब्लैक सेंटर लाइन एंड ऑल दोस थिंग्स. कंप्यूटर में वो सब नहीं होता, बट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, तो यू कैन डू इट ऑन दैट मैनर. पॉइंटर वाइज लिखिए अपने पॉइंट्स अच्छे से, उसको एक्सप्लेन कर लिए, बिकॉज 400 और 600 वर्ड्स में लिखना होता है. जी तो 6 आई वुड से कि जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसको 600 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करें, मतलब 600 700 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें, क्योंकि उससे हमारा डिस्क्रिप्टिव भी तैयार हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाता है. तो 600 को 400 में तो करना इजी है, जी बट बिल्कुल। 400 को 600 में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है. फिर आप वो वहाँ पे बिकॉज थोड़ा घिसने लगते हो फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली होता है, एंड दैट इज वेरी कॉमन थिंग सर. एग्जामिनर भी समझ जाता है कि यार ये सिर्फ दिस ही इज ट्राइंग टू एलाबोरेट ऑन थिंग्स. अगर तुम्हारे पास नहीं पॉइंट्स हैं तो बट इट्स ओके. उसको बट उसी तरह से तैयार करो. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर रहते हैं, क्योंकि अब जैसे न्यूज आती रहती हैं, सो यू गेट टू नो कि हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के पार्ट से भी और ऑब्जेक्टिव के पार्ट से भी. ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी. और इंग्लिश में होता है तीन चीजें होती हैं: एसे, प्रेसे एंड आरसी राइटिंग. एस इंग्लिश का इट्स है कि व्हाट आई फॉलोड वाज हर वीक या हर बाई वीकली बेसिस पे एक मॉक लगाते रहे इंग्लिश का. चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें, चाहे किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह आजकल मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनका मॉक्स लगा लीजिए. उसमें लिख के देखिए, कंप्यूटर पे बैठ के प्रॉपर टाइमिंग के साथ लिख के देखिए. ये नहीं कि नेट से सर्च कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं. जॉट डाउन योर ओन थॉट्स, राइट इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, एंड देन राइट इट ऑन द कंप्यूटर एंड गेट इट चेक. उससे क्या होगा कि वीक बाय वीक यू विल सी इंप्रूवमेंट्स कि हाँ मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था. एंड आफ्टर 1 वीक एनालाइज द थिंग. ऐसा नहीं है कि अभी लिखा उसके बाद ही एनालाइज करने बैठ गए कि हाँ ये तो मैं ऐसे लिख सकता था, तब बहुत कम थॉट्स आते हैं. बट आफ्टर लाइक 3 to 4 days यू रियलाइज कि हाँ इस चीज में मैं ये पॉइंटर्स ऐड कर सकता था. उसको आप अपने नोट्स भी बना लीजिए उसी टॉपिक के साथ साथ. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन था, तो उस पे आई रोट एन ऐसे बैक इन द मॉक टेस्ट इटसेल्फ. तो उसका मैंने जैसे जब ऐसे लिखा, एक डेढ़ हफ्ते के बाद आई चेक इट आउट ऑन माय ओन, मुझे 4 या 5 न्यू पॉइंटर्स पता चले, क्योंकि मैं न्यूज वगैरह भी पढ़ता रहता था. सो आई मेड अ प्लेन शीट पे नोट अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, एंड उस पे अपने न्यू न्यू पॉइंटर्स भी ऐड करता रहा, और जो कुछ सजेशंस मिले थे वो भी ऐड करता रहा. तो दिस हेल्प्स यू मेक अ डेटा बैंक एज वेल, कि हाँ ये मैं ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ. तो इफ यू हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स कि हाँ मेरे पास इतने इतने टॉपिक्स पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो यू विल बी एबल टू मिक्स एंड मैच पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंसेप्ट्स. वो बहुत हेल्पफुल रहता है डिस्क्रिप्टिव के लिए. जी एंड कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, थोड़ा सा देखो ट्रिकी जरूर रहता है ऑब्जेक्टिव में, बिकॉज द थिंग इज इट इज वेरी फैक्चुअल. काफी फैक्चुअल पूछते हैं एज कम्पेयर टू, अगर आप यूपीएससी के परस्पेक्टिव से देखें उसमें इतना फैक्चुअल नहीं होता. बट इसमें बहुत फैक्चुअल पूछते हैं, तो यू डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू द रिपोर्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं. आरबीआई की एक तो आती है एनुअल रिपोर्ट, वो प्लीज प्लीज डू नॉट मिस इट आउट. उसको अच्छे से रिलीजियसली कवर टू कवर पढ़िए. डू नॉट गो फॉर द समरीज की हाँ यार 10 पेज की समरी पढ़ ली, 15 पेज की समरी पढ़ ली. बहुत आती है मार्केट्स में, मैंने भी ट्राई किया था, बट द बेस्ट कवरेज दैट आई फाउंड वाज द ओरिजिनल बुकलेट इटसेल्फ. उससे पढ़िए. उससे मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव के नोट्स में भी यूज किया, मैंने उसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज किया था एक्चुअल एग्जामिनेशन में. जी उसमें आई प्रॉपरली हाईलाइटेड कि दिस फैक्ट इज फ्रॉम द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ. दैट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर्स एज वेल. एंड उसमें से आई बिलीव ऑब्जेक्टिव में से भी क्वेश्चन आए थे एक दो. तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इफ वी टॉक अबाउट द करंट पार्ट. एंड द सिलेबस, एक अपने सिलेबस की कॉपी जरूर अपने सामने रखिए. एंड डू वन थिंग, दिस लाइक लुक्स वेरी चाइल्डिश, बट जो जो टॉपिक्स होते रहे उसको टिक करते रहिए. दैट गिव्स यू इनर मोटिवेशन कि हाँ यार देखो मेरा इतना सिलेबस हो गया. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज 2 months डाउन द लाइन यू फील यार कि यार मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, मेरे तो पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सब मेरे से बहुत आगे निकले हुए हैं. दैट्स व्हेन यू लुक बैक एंड सी कि नहीं यार, हाँ आई हैव डन दिस मच प्रोग्रेस इन दिस मच टाइम. यू कैन अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ एज वेल. मेरे साथ बहुत ये चीज होती थी कि बैक इन लाइक
दो दो हफ्ते 3 3 हफ्ते निकल जाते थे। सो आई रियलाइज कि नहीं यार, मेरे से तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा तो सिलेबस पेंडिंग पड़ा है। बट व्हेन यू लुक बैक, दैट थिंग हेल्प्स एंड दैट गिव्स यू मोटिवेशन एज वेल कि हाँ यार, आई एम गोइंग ऑन द राइट सेल्फ ट्रैक, डू मोटिवेशन दिस के थिंग लिए। एज वेल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, वरना तो फिर यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी जी है ही है मोटिवेशन के लिए। उनको तो देख ही सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जैसे टाइपिंग की, क्योंकि यहाँ पे हम्म लिखना तो हम्म सबको आ जाता है, चलो ठीक है, हम्म हमारे अंदर होते हैं कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, हम्म सब कुछ आता है मुझे सब हम्म कुछ, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम्म टाइपिंग स्पीड हमारी नहीं होती है और उतना हम लोग लिख ही नहीं पाते, हम्म। टाइम चला जाता है। तो उसके लिए मतलब बिल्कुल किस टाइप से आपने बिल्कुल। प्रैक्टिस किया था? सर उसके लिए मॉक्स डेफिनेटली हेल्प अ लॉट, क्योंकि आपको कीबोर्ड पे लिखना होता है। हम यूजुअली आजकल मोबाइल्स पे लिखते हैं, तो वी नॉट हैव दैट मच ऑफ अ जी टाइपिंग स्पीड ऑन द कीबोर्ड इटसेल्फ। और प्लस सर लॉट ऑफ एक्सिजेंसीज होती हैं कि हाँ बैक स्पेस वगैरह कई बार कीबोर्ड वहां पे खराब होता है एंड ऑल दैट थिंग। तो जी व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि मान लो अगर 60 मिनट्स का पेपर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जी। गिव योरसेल्फ जस्ट 50 52 या 55 मिनट्स एट द मैक्स। डू नॉट गिव योरसेल्फ द होल टाइम फॉर द आंसर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। व्हाट दिस डज इज कि हाँ, रियल एग्जामिनेशन में अगर आपका कीबोर्ड भी खराब है, यहाँ हम्म, पे तो आप मान लो अपने एप्पल के कीबोर्ड पे लिख रहे हो या बहुत सोफिस्टिकेटेड कीबोर्ड पे लिख रहे हो, हम्म, यहाँ पे बहुत स्मूथ चलेगा आपका कीबोर्ड। बट वहां पे एक्चुअल कीबोर्ड टाटा वालों को इतना अच्छा नहीं होता, या जो भी कंपनीज जो भी आपको सेंटर जी। अलॉट होगा वहां पे यूजुअली इतना अच्छा कीबोर्ड्स नहीं होते। मतलब तो यूज नहीं प्रैक्टिस, होते ना वो ज्यादा, हाँ एग्जाम के हाँ टाइम पे होते बिल्कुल, तो वो फंस जाते हैं। हाँ फंस जाते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं। मेरा कीबोर्ड खुद फंस जाता था वहां पे जी एक्चुअल एग्जामिनेशन में। जी। और वहां पे पैनिक ना हो, इससे बेटर है कि आप पहले अपना 52 मिनट्स की लिमिट पे मान लो प्रिपेयर करके जाएं, हम्म ताकि आपको एक एक्स्ट्रा बफर मिले, आप अपना आंसर भी दोबारा पढ़ सकें, हम्म, और आपको कुछ भी इशू आए तो आप वहां पे मैनेज हो सके। जी दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट इन, अगर आप उस पे पूछते हैं कीबोर्ड के पर्सपेक्टिव से होता है। जी। और अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नोटिफिकेशन निकलने का वेट करते हैं, हम्म उसके बाद ही हम्म प्रिपरेशन हम्म हम्म स्टार्ट हम्म करते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही हम्म। स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखो, यू यू विल डेफिनेटली फाइंड पीपल हु गिव दिस स्ट्रैटेजी कि हाँ यार, मैंने तो जैसे इस बार मई में था पेपर, कि मैंने तो मार्च के लास्ट वीक में पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने तो अप्रैल में स्टार्ट किया पढ़ना। जी यार देखो, यू कैन नॉट कॉपी एवरीवन स्ट्रैटेजी, यू कैन नॉट कॉपी एवरीवनस कैलिबर इटसेल्फ, ठीक है। मैं होता, मेरा प्रीलिम्स का भी नहीं क्लियर होता कभी उस टाइम पे, अगर मैंने ऐसे स्टार्ट किया होता। आई टेल यू कि हाँ, दिस लुक्स वेरी बिग एनफ कि हाँ यार एक पेपर क्लियर हो गया, बट इससे पहले मैंने कितने पेपर दिए हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि, और सब में मुझे फेलियर ही मिला है उसमें। बट दैट हेल्प्स यू प्रैक्टिस एज वेल। अगर आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ेंगे, तो दिस वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, और आप पूरा एक साल अपना बर्बाद कर देंगे उसमें। ऐसा बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं, आई नो जी दैट कि जी। हाँ, नोटिफिकेशन आने के बाद एक अलग बूस्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। हम्म मुझे भी मिला था, बट वो बूस्ट मैंने उस तरह से चैनलाइज किया कि आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। हम्म जैसे ही नोटिफिकेशन आई उसके बाद से आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, जितने मॉक्स पॉसिबल हो सकते थे फेज 1 के इटसेल्फ। फेज 1 का कंप्लीट अच्छे से मॉक्स दीजिए अपना, बिल्कुल हम्म रियल लाइफ टाइम सिनारियो में, जितनी मर्जी गर्मी हो, बिकॉज आई लिव इन द नॉर्दर्न इंडिया। मेरे पास ऑल द प्रोविजंस थी कि हाँ यार एसी चला के अपना चिल्ड कमरा करके बैठ के मॉक देता था। आई हम्म नेवर यूज टू गिव दैट रियल लाइफ में, मेरे वहां पे पंखा भी नहीं चल रहा था जहाँ जो मेरा एक्चुअल सेंटर था। बट हम्म, दोज थिंग्स बिकॉज एक्चुअली हैम्पर अ लॉट इन देयर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। So create exam like situations at your home itself, because practice में जितना exam like situations होगी, रियल लाइफ में उतना ही आप कंफर्टेबल रहेंगे वहां पे। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग बात करें इंटरव्यू, तीसरा फेज जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म फेज है, ठीक है, अगर हम्म हम लोग बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए क्या हम्म। स्ट्रैटेजी रही? अब इंटरव्यू सर, एक्चुअली दिस वाज फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ पूरे जिंदगी में आज तक ऐसा प्रोफेशनल इंटरव्यू जैसे होते हैं। जी सो इंटरव्यू इज द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पार्ट दैट आई बिलीव, बिकॉज क्या होता है, फेज 1 में आपके सामने आंसर्स हैं, यू हैव द टाइम टू थिंक, यू कैन स्किप द क्वेश्चन, यू कैन कम बैक लेटर। फेज 2 में आपके पास डिस्क्रिप्टिव है, आप 2 मिनट रुक के लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट इंटरव्यू इज लाइक वेरी रैंडम थिंग। सामने 6 मेंबर्स का इतना लंबा पैनल बैठा होता है, जब ऑल लाइक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, you tend to get nervous, and plus this preconceived notions as well कि द मार्क्स रेंज होती है, 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जी। सो कई कई बार वो 3 मार्क्स भी दे देते हैं किसी कैंडिडेट को, 3 मार्क्स, एंड किसी को देने हो तो 73 मार्क्स तक भी दे सकते हैं। तो अगर इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रेंज होती है, तो एक नर्वसनेस आना बहुत यूजुअल रहता है, बहुत कॉमन चीज होती है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि पहले तो अपना बायोडाटा फॉर्म हमें फिल करना होता है, वो जी प्लीज अच्छे से फिल करिए, जितना टाइम लेना है उसको करिए फिल अच्छे से। एक बार फिल करके सबमिट कर दिया, उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। जितना अच्छे से वर्क करेंगे उस पे बायोडेटा पे अपने, बिकॉज वो आपको नहीं जानते, दे डू नॉट नो यू पर्सनली, दे ओनली नो द बायोडेटा फॉर्म दैट इज प्रेजेंट देयर इन फ्रंट ऑफ देम, और वो उसी से ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट, आई विल गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस।
मेरा बायोडाटा में आई डिड नॉट मेंशन एमकॉम बिकॉज जब मैंने बायोडाटा भरना था तब मेरा एमकॉम का रिजल्ट नहीं आया था। जी जी। अगर मैंने मेंशन किया होता तो बेटर रहता, बट उसमें था कि पर्टिकुलर दैट यू हैव क्लियर्ड, सो आई थॉट कि उसमें मेंशन नहीं करूँ। अभी एज सून एज आई एंटर्ड द रूम दे आस्क्ड मी दिस थिंग ओनली कि आपने 2018 के बाद से क्या किया। अब आई न्यू कि हाँ मुझे मैंने कुछ किया था तो आई कुड स्पीक ऑफ हम्म, इटसेल्फ। बट अगर मुझे अपना बायोडाटा ही नहीं प्रिपेयर, मैं तो वहीं पे ब्लैंक हो जाता। बिल्कुल So बिल्कुल। please make sure you prepare your biodata very thoroughly, each and every word. मैंने उसमें अपना एड्रेस लिखा था जैसे पिन कोड होता है जहाँ पे मैं रहता हूँ। आई इवन प्रिपेयर्ड कि पिन कोड का मतलब क्या होता है, पिन कोड की आगे बाइफर्केशंस क्या होती हैं, क्या कैसे ओरिजिनेट होता है, वो सब चीजें भी डिटेल में प्रिपेयर करके जाइए। बिकॉज ओवर प्रिपरेशन इज नेवर अ बैड थिंग, दैट ओनली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। बट अंडर प्रिपरेशन होगी वहां पे एवरी वन विल बी ओवर प्रिपेयर्ड देन यू, एवरी वन विल बी। दिस इज द थिंग, वहां पे हर कोई अच्छी प्रिपरेशन करके ही पहुंच रहा है। सो यू कैन नॉट गो लाइक कि हाँ यार जस्ट गो विद अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड। प्लीज डू नॉट डू दैट। सेकेंडली सर आई विल से कि मॉक्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं इंटरव्यू में, एंड आई वुड लाइक टू सीरियसली थैंक अभिमन्यु एज वेल, अभिपीडिया एज वेल, कि अब प्रोफेसर के गर्ग ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था। जी दैट वाज माय फर्स्ट मॉक इंटरव्यू। बट उससे मुझे बहुत इंसाइट्स मिले कि दैट क्या मैं गलतियां कर रहा था अपने उस पे इंटरव्यू के टाइम पे, हाउ वाज एक्सप्रेसिंग माय व्यूज। उन्होंने मुझे बहुत कुछ टिप्स दिए और उसके कारण डेफिनेटली मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हुई। एंड सो वंस अगेन वेरी थैंक यू टू द अभिपीडिया बिल्कुल, टीम मैं इटसेल्फ। गर्ग सर को जरूर बताऊंगा आपके ये। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी। तो सौरभ, अगर मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने इंटरव्यू में जब आप गए थे उस टाइम कुछ ऐसा हम्म, शेयर करना चाहोगे, कोई ऐसा इंसिडेंट हम्म। घटा हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू था सितंबर में, 22 सितंबर को। जी सो व्हाट थर्सडे था उस दिन। सो व्हाट हैपेंड वाज संडे के दिन आई फेल्ट टेरिबली इल, वॉमिटिंग आ रही थी मुझे बहुत ज्यादा और पूरा बुखार हो चुका था मुझे। जी। और 3-4 दिन बाद इंटरव्यू हो तो यू गेट वेरी पैनिक हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंड वाज मेरे अंदर नेक थ्रोट में कट्स पड़ गए हो गए थे, इंटरनल कट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग। जी तो व्हाट हैपेंड वाज आई वाज नॉट एबल टू प्रॉपर्ली स्पीक एज वेल। सॉरी। तो क्या हुआ कि आई वेंट टू द डॉक्टर, ली मेडिसिन वगैरह ली, थोड़ा सा हुआ। बट व्हाट हैपेंड वाज एज सून एज आई एंटर्ड द इंटरव्यू रूम मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया था वहां पे, बिल्कुल लाइक टोटली ड्राई हो चुका था क्योंकि आई वाज हैविंग दैट मेडिकल कंडीशन। तो वहां पे आवाज ही ना निकले मुझसे प्रॉपरली। जी। बट द इंटरव्यू पैनल वाज वेरी हेल्पफुल एनफ, दे सेड कि आर यू ओके, ऐसा उन्होंने कंफर्टिंग ही रहा सब, और इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो दैट वाज वन इंसिडेंट दैट आई रिमेम्बर कि हाँ, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 3 महीने प्रिपरेशन करी, एट द एंड डे मेरा बिल्कुल गला ही बंद हो गया वहां पे, मेरे से आवाज ही ना निकले। तो दैट दोस थिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटीज यूजुअली रिमेन ओवर देयर। और सौरभ, कुछ ऐसा मतलब मतलब अगर कोई सजेशन देना हो हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, अगर कुछ सजेशन आपको देना हो तो? फर्स्टली तो सर उसके बेसिस पे दूंगा मैं कि स्टडी वाइज आई गिव सजेशंस कि हाँ देखो, अपना सिलेबस इज द बाइबल। जी सिलेबस इज कोई भी आप चीज पढ़ रहे हैं, चाहे नॉट पर्टिकुलरली आरबीआई इटसेल्फ बट एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिलेबस इज योर बाइबल। प्लीज प्लीज कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। डू नॉट बी लाइक कि हाँ यार अब ये चीज आई, ये पढ़ लेता हूँ, सिलेबस को छोड़ के कुछ और। मेक योर ओन प्लान एंड प्रिपेयर द सिलेबस थॉरली। हर चीज आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बिकॉज एग्जामिनेशन में ऐसा ही हुआ था, देयर वाज वन टॉपिक जिसको मेरे को ब्रीफ आइडिया था, बट ऐसा नहीं कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट उसी पे 15 मार्कर का क्वेश्चन आ गया था। बट मैंने क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा हुआ था तो आई कुड अटेम्प्ट इट रीजनेबली ओकेश, नॉट लिंक से कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ था। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, थॉरो होगा, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार कुछ आया तो आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सेकेंडली, वन थिंग दैट आई रिलीजियसली फॉलोड वाज कि रात को अपना प्लान जरूर बना के चलिए अगले दिन का, जी कि अगले दिन का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि मैंने ये काम करने, ये काम करने हैं इस टाइम पे। बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर एट नाइट यू वेक अप विद अ सर्टेन प्लान, माइंडसेट के साथ उठते हैं आप कि हाँ यार ये करना है। आई ट्राई टू फॉलो कि हाँ सुबह उठ के भी बना लूं प्लान, बट ऑनेस्टली मेरे केस में कभी फॉलो नहीं हुआ। सो मैं हमेशा रात को बना के सोता था कि हाँ कल को मुझे ये काम करने हैं। मेक अ डेली प्लान एंड मेक अ वीकली प्लान एज वेल, कि और उस पे बनाता था मैं, गूगल नोट पे आता है, टिक जी जी बॉक्सेस होते हैं उसमें। जी जी सेम मोटिवेशन थिंग वर्क्स ओवर हियर एज वेल, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना वो टारगेट्स पूरा करते रहते हैं, हम्म, क्योंकि वीक बाय वीक यू फील कि हाँ यार मैं अपने टारगेट्स पूरे कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत मोटिवेशन का काम मिलता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइक 2 to 3 days यू फील कि यार इस हफ्ते तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो वीक निकल गया। मेरे साथ भी होता था। दैट इज वेरी कॉमन इन एन एस्पिरेंट्स लाइफ।
बट व्हेन यू लुक एट दैट नोट, गूगल नोट जो आपने बनाया होता है, सो यू गेट वेरी कंफर्टेबल कि हाँ यार एटलीस्ट इतना तो कवर हुआ, एटलीस्ट जीरो तो कुछ तो नहीं कवर हुआ, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. Secondly, if you're really dedicated, please eliminate all the distractions. I am not on social media. I'm not on any other parties वगैरह में नहीं मैं जाता, फ्रेंड्स के साथ नहीं हैंग आउट करता, कुछ नहीं था मेरी लाइफ में अभी तक, मतलब उसमें आई वाज टोटली इनटू स्टडिंग. आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ कट ऑफ करके बैठ जाओ, बट प्लीज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. अब लाइक यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत, दैट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम एज वेल कि आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, बट यूट्यूब पे भी यू कैन स्पेंड आवर काउंटलेस आवर्स वेस्टिंग योर टाइम एज वेल. तो प्लीज उन सब चीजों से दूर रहिए व्हेन यू इन द स्टडी फेज. जब एक बार हो जाएगा क्लियर, उसके बाद तो जितना मर्जी करिए, नो वन इज देयर टू स्टॉप यू. जी. ये तो दो चीजें उसके लिए हैं, स्टडी मटेरियल के लिए. एंड पर्सनल लाइफ में सर आई बिलीव, प्लीज कीप अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड फेथ इन योरसेल्फ. कि बहुत जी. जरूरी जी, होता है कि अपने बहुत आप को, जरूरी. मेरी मेरी ये 4 साल की जर्नी थी, एंड आई हैव सीन माय ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स सक्सीडिंग. होता ही है क्योंकि आई एम एट दिस एज, हर कोई अपनी लाइफ में आगे सक्सीड कर रहा होता है. समबडी इज गोइंग फॉरेन में अपना सेटल्ड है, दे आर डूइंग पार्टीज एंड ऑल दोस स्टफ. समबडी इज अर्निंग वेरी वेल, समबडी इज प्लेस इन एन एमएनसी. और अब यहाँ पे बैठे हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वाड के बेसिक सम्स नहीं हो रहे आपसे यहाँ पे. तो दैट थिंग डेफिनेटली कम्स इन, and that is okay. That is a part and parcel of life. But you have to be persistent enough. अगर मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि यार नहीं अब तो नहीं, छोड़ के बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, तो नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता. यू मतलब हैव आपको टू गिव. पैसेंस रखना, बना ही रखना पड़ेगा, और हाँ फेलियर का हाँ तो देख बिल्कुल. सामना करना ही पड़ेगा आपको. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. आई हैव फेल्ड इन ऑलमोस्ट लाइक 20 to 22, 20 to 25 examinations before clearing this one examination. जी. एंड आई कैन ओपनली से दैट हाँ मेरे साथ हुआ है. मैं कि प्रीलिम्स, किसी के प्रीलिम स्टेज में फेल हुआ हूँ, किसी के मेन स्टेज में फेल हुआ हूँ, किसी एग्जामिनेशन के. यूपीएससी के तो 3 साल प्रीलिम्स में ही फेल हुआ हूँ मैं. उसके बाद आईबीपीएस के मल्टीपल एग्जामिनेशन में फेल हुआ हूँ. तो डेफिनेटली फेलियर्स डू कम एंड दे आर डिसहार्टनिंग इनफ. सो व्हेन यू सक्सीड, तो खुद को एक्सपेक्टेशन भी कम इतनी नहीं होती कि हाँ यार तुम कर भी जाओगे, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फेलियर्स यू डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम योरसेल्फ. देयर आर पीपल जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, who जो फेल हो जाते हैं, तो दे गो इनटू लाइक अ वेरी नेगेटिव फेज कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, बिकॉज वी हैव सेट अ बार दिस हाइट फॉर आवरसेल्व्स कि हाँ यार मैं अब उतरा हूँ फील्ड में, मैं तो 70% अपने ग्रेजुएशन में लेके आया था, तो मैं तो निकाल ही दूंगा एग्जामिनेशन कुछ भी हो जाए. बट द रियल वर्ल्ड इज वेरी मच कॉम्पिटिटिव इनफ, आई वुड से. एंड प्लीज डू नॉट सेट टू हाई एक्सपेक्टेशंस, बट बी रियलिस्टिक इनफ. गिव मॉक्स, बी सी वेयर यू आर लैकिंग, और उस पर इंप्रूव करिए, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड. चलिए, थैंक यू सौरभ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू सो वंस मच सर. अगेन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो थैंक यू. मच. और आई होप जो आपने सजेशन दिए, पूरा डिटेल्स में बताया आपने किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया, उसके लिए थैंक यू. और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको इनसे फ़ायदा मिलेगा, उसके लिए भी थैंक होपफुली सर. थैंक यू सो मच सर.